हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के इतिहास के प्रथम पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन जो है कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना है, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पिन कमेंट बॉक्स को जो है आपके जो है वहाँ पर हमने पिन कमेंट बॉक्स में जो आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर भी डायरेक्ट पूरे पेपर को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं स्टूडेंट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके दूसरे पेपर की जब भी मैं कोई सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कक्षा बी प्रथम वर्ष रेगुलर वालों का इतिहास का प्रथम पेपर है। तो देख लेते हैं पूरा। पहले हम पूरे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम पूरा आंसर इसका देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत इतिहास के पुरातात्विक जो स्रोतों पर प्रकाश डालिए कहा गया है। इसके अर्थ में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश कीजिए डालिए, ये कहा गया है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता में नगर योजना का वर्णन आपको करना है। इसके बाद देखिए, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का विश्लेषण आपको करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका देखिए थर्ड में कोई जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन आपको करने को कहा गया है। इसके बाद ही देखिए आगे आगे देखिए आपके उसके अथवे में थर्ड वाला देखिए, नीचे मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए आपको बोला गया है। स्टूडेंट्स आपको देखिए चौथे क्वेश्चन में, गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, विवेचना कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है क्यों था, पूरा आपको वर्णन करना है। इसके अथवे में आपको गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करने को कहा गया है। इसके आगे देख लेते हैं बच्चों आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए। तो पांचवे क्वेश्चन देखिए, आपका पांचवा क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन आपको करने को कहा गया है। साथ ही इसके अथवे में आपको भारत में जो आपके तुर्क आक्रमण के कारण वो प्रभाव की विवेचना आपको करने को कहा गया है। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो है आपके दिए गए हैं। तो चलिए पूरे हम जो इनके आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आपके फर्स्ट वाला आंसर देखिए, आपको जो प्राचीन जो है भारतीय इतिहास जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। देख लेते हैं पूरा आपको आपका आंसर। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डाल के ये पूरा लिख लेना। देखिए, यूँ तो भारत के प्राचीन साहित्य तथा दर्शन के संबंध में जानकारी के अनेक साधन उपलब्ध है, परंतु भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत संतोषप्रद नहीं है। उनकी न्यूनता के कारण अति प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं शासन का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। फिर भी ऐसे साधन उपलब्ध है जिनके अध्ययन और सर्वेक्षण से हमें भारत की प्राचीनता की कहानी की जानकारी होती है। इन साधनों के अध्ययन के बिना अतीत और वर्तमान भारत के निकट के संबंध की जानकारी करना भी असंभव है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ तक लिखना है। आगे आपको देखिए कंटिन्यू करना है पूरा। ये भी आपके प्रश्न क्रमांक 1 का ही आंसर है। देखिए इसके आगे लिखना है आपको, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपको साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन। आगे लिखना है आपको जो देशी और विदेशी दोनों है। आगे लिखना है देखिए, साहित्यिक साधन 2 प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्यिक और लौकिक साहित्यिक। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए, धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 प्रकार के स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है, श्रुति वेद श्रुति, जिसमें वेद ब्रह्मांड उपनिषद आदि इत्यादि आते हैं, और स्मृति के जिसके अंतर्गत रामायण महाभारत पुराण स्मृतियाँ आदि आती है। इस तरीके से आपको जो प्राचीन भारत की पूरी सभ्यता का आपको वर्णन कर लेना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए, लौकिक साहित्य भी 4 प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्यिक, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए, पुरातात्विक सामग्रियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष, स्मारक। इस तरीके से आपको देखिए इसका पूरा आंसर लिख लेना है। इसके आगे आपको इसको कंटिन्यू करना है। देखिए
आपका प्रश्न क्रमांक 1 का ही पूरा आंसर है। देखिए, अधोलिखित तालिका इन स्रोत को अधिक स्पष्ट करती है। इस तरीके से आपको लिखना है। आपको वर्णन करने को कहा गया था आपके जो इतिहास को, तो आपको पूरा ये लिख लेना है। देखिए, आपको क में लिखना है, पहला आपको जो है साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य आ जाएगा, आपका ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा। तीसरे में श्रुति वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग आदि आ जाएंगे। इसके बाद आपका जो चौथे में, देखिए चौथे में आपको स्मृति लिख लेना है। स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आपकी शामिल है। इसके बाद आप स्टूडेंट्स आपका पांचवा देखिए अब्राह्मण ग्रंथ आपको लिख लेना है। छठवें में लौकिक साहित्य लिखना है। सातवें में ऐतिहासिक लिख लेना है। इसी तरीके से आपका जो आठवां स्टूडेंट देखिए आपका विदेशी विवरण हो जाएगा। 9 में आपको जीवनी लिख लेना है। और जो 10वां पॉइंट आपका कल्पना प्रधान तथा गल्प आपको साहित्य, आपको जो पूरा वर्णन करने को कहा गया था, तो आपको वर्णन के साथ साथ इनकी जो विशेषताएं आपको जो हमने प्रोवाइड करवाई है पूरी जो है लिख लेनी है। दूसरा देखिए पुरातात्विक स्रोत, तो पहला आपको लिखना है अभिलेख, दूसरा आपको लिखना है मुद्राएं, तीसरा आपको स्मारक, चौथा मोहरे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। देखिए इसके आगे लिखना है आपको साहित्यिक स्रोत। जी हाँ, देखिए वैदिक कालीन जो भारतीय इतिहास की जानकारी, देखिए पूरा देखते हैं। प्राचीन आपको लिखना है सब प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्यिक ग्रंथ है, जिन्हें 2 उपखंडों में रखा जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इनका पृथक पृथक उल्लेख करना आवश्यक है। देखिए इनका पृथक पृथक उल्लेख करना है आपको। ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्रदान करने में अत्यधिक सहयोग देते हैं। भारत का प्राचीनतम साहित्य प्रधानतः धर्म संबंधी ही है। ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता तथा संस्कृति की कहानी जानी जाती है। वे निम्नलिखित मुख्य है। जी हाँ, इस तरीके से आगे आपको लिखना देखिए पहला वेद। जी हाँ, आपको जो पहला वेद हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जो वैदिक कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें वेद से मिलती है, तो आपको पहला वेद लिख लेना। देखिए ऐसे ग्रंथ में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना आपको। और वेद सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है जो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध देखिए आगे लिखना है आपको, युद्ध अनार्यों, दासों और दासियों से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके समाज, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तात्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है, देखिए आगे बढ़ना। दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा ब्राह्मण। जी हाँ, इसको इस तरीके से आपको लिख लेना है। आगे आपको लिखना, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको। मंत्रों तथा संहिता की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। उसके आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको, देखिए ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त रप्तियों के नाम से ज्ञान प्राप्त होता है। सब देखिए शपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिम उत्तर के गांधार, शाल्य तथा केके आदि और प्राच्य देश कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथाओं ब्राह्मण के द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको दूसरे पॉइंट में देखिए ब्राह्मण में आपको इस तरीके से लिख लेना है। और यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा जो आप शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट आपके जो आंसर के हिसाब से हमने जो है आपके जो मार्क के हिसाब से, हम नंबर के हिसाब से हमने आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवाया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका देखिए तीसरे में आपको उपनिषद। जी हाँ, वैदिक कालीन भारत की जो आपको इस उपनिषद से भी जानकारी मिलती है, तो उपनिषद आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको लिखना है थोड़ा सा, देखिए उपनिषदों में ब्रह्मधारण्य और छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पाश्चात्यकालीन राजाओं का उल्लेख नहीं इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धर्मता, धार्मिक
अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण नहीं इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको कंटिन्यू करना। देखिए इसका जो आपको वैदिक कालीन भारत का इतिहास का आपका अगला स्रोत है वो रामायण है। यह रामायण महाभारत भी जो इनका स्रोत है तो आपको लिखना है। देखिए वैदिक साहित्य के उत्तर में रामायण और साहित्यिक स्रोत संपादित करें। आपको इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट। देखिए आपको ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता तथा संस्कृति की कहानी जानी जाती है, वे निम्नलिखित मुख्य है। महाभारत नामक 2 महाकाव्य साहित्य का परिणय हुआ। संपूर्ण धार्मिक साहित्य ये दोनों महाकाव्य अपना विशेष स्थान रखते हैं। आगे देखिए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उसमें अयोध्या की रामकथा है। इसमें राज्य सीमा यौनों और शकों का नगर शासन कार्य रामराज्य आदि का वर्णन है। इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। आप आगे लिखना है आपको। देखिए मूल महाभारत का परिणय व्यास मुनि ने किया। महाभारत का वर्तमान रूप प्राचीन इतिहास कथाओं उपदेशों आदि का भंडार है। इस ग्रंथ से भारत की प्राचीन सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। देखिए इन दोनों महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आर्य समाज आर्य संस्कृति की दक्षिण में प्रचार निर्देश करते हैं। आगे लिखना है रामायण में तात्कालीन पौर जनपदों महाभारत से सुदामा और देवसभा का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि राजा किस सीमा तक स्वेच्छाकारी था और कहाँ तक उसके प्रभाव और कार्य सीमाएं इन राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रजा प्रतिनिधित्व द्वारा परिमित थी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपको जो है आप यदि आप चाहो तो इसको जो है अपने हिसाब से जो है आप कम करके भी लिख सकते हो, बट हमने आपके नंबर के हिसाब से आपको पूरा आंसर प्रोवाइड करवाया। आपके पूरा आंसर जो है सही है। तो यहाँ कोई भी यदि आपको डाउट होता है आंसर में तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको परिमिति तक पूरा लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए आपको देखिए इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की अथवा का आंसर हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए देख लेते हैं पूरा आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 2 की अथवा का। देखिए स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पूर्व वैदिक समाज का तात्पर्य ऋग्वैदिक समाज से जहाँ समाज क्षमता मूलक था। आगे लिखना है आपको। देखिए ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित थी। इस समय समाज पितृसत्तात्मक होने के बावजूद स्त्री पुरुष विभेद नहीं था। जी हाँ, पुत्रियों को पुत्र के समान माना जाता था तथा उनकी शिक्षा एवं अधिकार में भी समानता थी। जबकि उत्तर वैदिक काल के आते आते समाज में असमानताएं उत्पन्न होने लगी थी। आगे आपको कंटिन्यू करना। देखिए ये लिखना है। आगे लिखना है ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार होता था जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। आगे लिखना है आपको। देखिए पिता परिवार के दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। यहाँ जो आपका ऋग्वैदिक समाज था वो प्रारंभ में जो विभेद रहित था। आगे लिखना है आपको। सभी लोगों की समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इस समय के सभी लोगों को आर्य कहा जाता है। जी यहाँ आपको जो है कभी पूछा जा सकता है कि जो है आर्य किन्हें कहा जा सकता है, किन्हें कहा जाता है, तो आपको जो है ऋग्वैदिक समाज में जो है आपके जो है लोग होते थे उन्हें जो है आपको आर्य कहा जाता था। ये लिख लेना है। इसके बाद आपको आगे लिखना है स्टूडेंट। देखिए ऋग्वैदिक काल में वर्ण पद रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया किंतु कहीं कहीं यह व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। आगे भी आपको जो इसको कंटिन्यू करना। देखिए आगे आपको पूरा वर्णन करने को कहा गया था। देखिए आगे लिखना है। ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है जिन्हें ब्राह्मण क्षत्र विशु कहा जाता है। कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र के नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको। देखिए पुरुष सूक्त के में सारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताई गई। अभी तक वर्ण जन्मदात न होकर व्यवसाय पर आधारित था। जैसा कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको वर्णन करना है। देखिए अतः कह सकते हैं कि ऋग्वेद समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी जो कालांतर में संकीर्ण स्वरूप में प्रकट होती है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक सामाजिक जो संरचना टूटने लगती है। अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं
बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। जन्म के आधारित वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक जटिलता को बढ़ावा दिया। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, देखिए, इस जटिलता पूर्वक सामाजिक व्यवस्था ने आपसी विभेद को उत्पन्न किया तथा समाज के दो वर्गों सुविधा भोग तथा सुविधाहीन में विभाजित कर दिया। इसके आगे लिखना, देखिए आपको, सुविधा भोगी वर्ग ने सामाजिक संरचना का निर्माण इस प्रकार किया कि उत्पादन अधिशोष्य दो उच्च वर्गों के पक्ष में बना रहे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। और आगे आपको देखिए इसी का पूरा वर्णन करना है आपको। देखिए आगे लिखना है आपको, उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। इसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय विशेष अधिकार प्राप्त वर्ण के रूप में स्थापित हो गए। आगे लिखना है आपको, समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्राह्मण का था। ब्राह्मण ने यज्ञ एवं मंत्र उच्चारण की प्रविधि द्वारा अपने आप को उच्च स्थान पर स्थापित कर लिया। आगे आपको इसी को कंटिन्यू करना है स्टूडेंट। देखिए आपका यह पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए, ब्राह्मण के पश्चात क्षत्रियों का स्थान आता था। इस काल में जब युद्धास्त्रों के रूप में लोहे के उपकरणों को प्रोत्साहन मिला तो क्षत्रिय की स्थिति अधिक मजबूत हो गई और सुरक्षा के नाम पर इस वर्ण ने उत्पादन अधिशेष के एक भाग का पर अपना दावा किया। इस तरीके से आपको लिखना, आगे लिखना है आपको, देखिए इस तीसरा इस वर्ग वैश्य वर्ग था जो एकमात्र उत्पादक कर्ता के रूप में विद्यमान था, जिसे शतपथ ब्राह्मण में अनश्य बालिकृता कहा गया है। इन तीनों वर्णों को द्विज की श्रेणी में रखा गया है। इन तीनों वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था। जी हाँ, उपनयन संस्कार आपका इन जो सभी को जो है प्राप्त था। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए इसके आगे, इन तीनों वर्णों से पृथक एक वर्ण शूद्र था इसका दायित्व उपर्युक्त 3 वर्णों की सेवा करना था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठानिक जो है आधार प्रदान करने की कोशिश की गई। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लेते हैं पूरा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है स्टूडेंट, देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे गए थे। तो चलिए पूरे देख लेते हैं आपके सिद्धांत बौद्ध धर्म के। तो देखिए सबसे पहला आपका सिद्धांत आपको लिखना है 4 आर्य सत्य। जी हाँ, ये बौद्ध धर्म का जो पहला सिद्धांत है इसका पूरा आपको वर्णन करने लेना। देखिए कुछ इस तरीके से, बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता था और वह जीवन को इस भाव में दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रतिपादित करता था। उनके अनुसार दुख का जीवन मूल तत्व है। उन्हें 4 महान आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। वे दुख को जीवन का यथार्थ मानते हैं। आगे लिखना है आपको, दुखों की वास्तविकता, दुखों का कारण, दुखों से छुटकारा पाने की संभावना और दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग, इन्हें शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार कहा गया। जी हाँ, आपको देखिए इस तरीके से लिखना है। आगे आपको और डाल के लिखना, देखिए इन्हें कुछ इस प्रकार से दिया था। दुख, गौतम बुद्ध के अनुसार विश्व में सभी स्थानों में दुख ही दुख है। जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग आदि दुख है। ये आपको इस तरीके से ये आपका पूरा पहले में लिख लेना है। इसके बाद पॉइंट डाल के लिखना है आपको। इसके बाद आपका जो दूसरा सिद्धांत हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके बुद्ध जो है तो इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए 8 प्रमुख बातें बतलाई है जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। यदि आप इसका वर्णन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए सबसे पहला आपको सम्यक दृष्टि लिख लेना है। कायिक, वाचिक और मानसिक कार्यों के सही ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिख लेना है स्टूडेंट्स। आपको बी का भी देखिए आपका दूसरा जो है आपको जो सम्यक संकल्प है, यही ज्ञान आपको आगे लिखना है। यही ज्ञान अर्थात उचित अनुचित का विवेक, इनमें विवेकपूर्ण सही संकल्प होना आवश्यक है। यहाँ संकल्प राग, हिंसा और प्रतिहिंसा से रहित होना चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। आगे आपका जो तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तीसरा पुनर्जन्म। जी आपको सिद्धांत तीसरे में जो आपका पुनर्जन्म लिख लेना है। इनका देखिए अब क्या है, पूरा एक्सप्लेन आपको करना है। तो आगे लिखना है आपको, प्राचीन ग्रंथों के पुनर्जन्म के सिद्धांत को गौतम बुद्ध भी मानते थे। पुराने कर्मों के कारण ही मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म लेता है, जो ये आपके जो है इनके सिद्धांत का मानना था। गौतम बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अनित्य अहंकार और वासना का होता है।
जिसके कारण जन्म और मृत्यु का एक प्रवाह के समान होती रहती है। वास्तव में पुनर्जन्म कर्म कारण के विधान से होता है। मनुष्य की तृणा वासना और घमंड में ही आदि उत्पन्न करती है, तभी मनुष्य कार्य करता है। अतः इसके कारण को ही नष्ट करना चाहिए। आगे आगे आपको कंटिन्यू करना स्टूडेंट्स। अर्थात तृण का नाश करने से मनुष्य कर्म मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये पुनर्जन्म भी रुक जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको तीसरा लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए चौथा सिद्धांत आपको जो है इस तरीके से लिखना है। देखिए आपका चौथा हो गया अनिश्वरवाद। यहाँ अनिश्वरवाद आपका जो चौथा पॉइंट सिद्धांत में आ जाएगा। इसके बाद आपको इसमें लिखना देखिए, बुद्ध किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे, न किसी ईश्वर को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कार्य कारण और परिणाम के अनुसार होती है, अतः गौतम बुद्ध को अनिश्वरवादी कहा गया है। इस तरीके से आपको चौथे पॉइंट में लिखना है। आगे आपको देखिए आपका पांचवा पॉइंट हमने प्रोवाइड करवाया है सिद्धांत में। इस तरीके से 10शील आपका जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा। इसमें आपका जो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना जिसे कहा जाता है, अपरिग्रह, संग्रह और संपत्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है देखिए आपका सातवां पॉइंट सुगंध द्रव्यों का त्याग। ये आपके जो पांचवे के अंतर्गत है आपका असमय भोजन का त्याग, कोमल शब्दता का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है पांचवा भी पॉइंट आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपको जो है पूरा लिखना है। आगे आपको देखिए आपका छठवां पॉइंट है। तो छठवां पॉइंट सिद्धांत में देखिए निवारण। जी हाँ, आपको ये आपका छठवां सिद्धांत निवारण है इनका, तो पूरा लिखना है आपको देखिए इस तरीके से। बौद्ध धर्म में निर्वाण पाना इस जीवन में संभव है। गौतम बुद्ध के अनुसार अंतिम उद्देश्य निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ इच्छा, वासना और घमंड से मुक्त होना है। निर्वाण इस जन्म में भी मिल सकता है और मृत्यु के बाद भी मिल सकता है। इसके बाद आपको लिखेंगे अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से निर्वाण प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको सातवां पॉइंट है आपका क्षणिकवाद। क्षणिकवाद समस्त संसार क्षणिक है जो है वो इसके माना गया इनके सिद्धांत के अनुसार समस्त संसार जो है आपका क्षणिक है। कहीं कोई स्थायी अमर तत्व नहीं है, सभी कुछ अस्थायी है। मानव शरीर भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यही प्रक्रिया सृष्टि में भी चलती रहती है। यही अस्थायित्व और नश्वरता क्षणिकवाद के नाम से विख्यात है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए आपके सातवें पॉइंट में ये लिख लेना है। आपका आठवां पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट में आपको दे अनात्मकवाद। जी अनात्मवाद आप लिख सकते हैं। देखिए बुद्ध देव आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इस तरीके से आपको बुद्ध धर्म की जो आठ विशेषताएं हमने यहाँ पर प्रोवाइड आज सिद्धांत जो हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं, तो आपको जो है वीडियो को रुककर इसका पूरा आंसर लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बाद आपका अगला जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, आपको वर्णन करना था। तो देखिए आपको कुछ आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स आपका आंसर, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। इसके आगे आपको कंटिन्यू करना। देखिए मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में बरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा काल में मूर्तियों में कुपाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की अनंतता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का उद्देश्य उदाहरण प्रस्तुत करती है। आगे आपको कंटिन्यू करना है। इसमें देखिए आपके ये जो है गुप्त काल के बारे में आपको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसका पूरा वर्णन आपको यहाँ इस तरीके से कर लेना है। आगे लिखना स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर बोध गया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ। जी हाँ, इस काल में जो है आपको जो है ये पूरे मंदिर आपका दशावतार, भूमरा का शिव मंदिर, जो है आपका गया बोध गया का मंदिर और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का जो है निर्माण हुआ। यही कारण है दोस्तों आपको जो है इस कीमती चीज़ों का जो उस काल में जो है निर्माण हुआ है, इसी कारण उनको जो है आपको स्वर्ण या गुप्त काल को कहा जाता है। तो आगे आपको इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना। देखिए चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोवेरा, बाघ की गुफाओं में कई चित्रकारी, प्रोस्कोपो चित्रकारी, परिष्कृत कला के उदाहरण इस काल में जो आपको दिए गए। आगे लिखना है आपको स्टूडेंट। देखिए
साहित्य के क्षेत्र में एक और कालिदास ने मेघदूतम ऋतु संहार इसी काल में हुआ था आपका। देखिए आपके कालिदास ने मेघदूत की रचना इसी काल में की थी आपका, गुप्त काल में। इसके बाद आपको देखिए ऋतु संहार तथा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना तो दूसरी ओर नाटक कविता लेखन में एक नए युग की शुरुआत है। यहाँ आपको जो इसी काल में ये पूरी जो समृद्धि हुई है हमारे जो भारत में। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए चित्रकला के क्षेत्र में अजंता एलोरा बाकी गुफाएं आपका जो हो चुका था। इसको आपको देखिए आगे लिखना है आपको, देखिए विज्ञान, आगे लिखना है आपको देखिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहां एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर वारामिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत इसी काल में की। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए आपको गुप्त काल में विभाजन प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए नए प्रतिमानों स्थापना की गई। इससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से पूरा यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो को रोककर पूरा इसका आंसर लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर आंसर में डाउट हो आपको, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हमने आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको लिखने को कहा गया था। देख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं बच्चों हम पूरा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रतिष्ठित से जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा में है। पुलकेशिन द्वितीय इस राजवंश का पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था। आगे आपको लिखना चाहिए जिसका शासन काल 609 से 642 ईस्वी है। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्य अधिकार प्राप्त किए। यहाँ आपको कुछ इस तरीके से लिखना, आगे लिखना आपको, उसने श्री प्रतिवल्लभ सत्याग्रह की उपाधि से अपने को विश्व विभूषित किया। वह जीवन भर युद्धों में रत रहा और संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व कायम किया। आगे आपको स्टूडेंट्स पूरा लिखना है इसके बारे में, इन्हों के जो है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। उसने अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विद्रोही सामंतों का दमन किया। बाद में उसने पड़ोसी राजाओं के विरुद्ध अभियान किए। पुलकेशिन ने राष्ट्रकूट राजा गोविंद को भी भीमा नदी के तट पर युद्ध में परास्त किया। जी हाँ, ये आप उनकी वीरता है। आगे आपको लिखना, देखिए विपरीत परिस्थितियों में बड़े धैर्य के साथ पुलकेशिन द्वितीय ने अपने प्रतिद्वंदियों एवं विद्रोही को परास्त किया। बाद में कदम्बों की राजधानी बनवासी पर अपना अधिकार जमा लिया। आगे आपको इसको कंटिन्यू करना, देखिए मैसूर के गंगो व केरल के अलूपों से भी उनका मुकाबला हुआ। पुलकेशिन ने कोंकण की राजधानी पुरी पर अपना भी अधिकार किया। लॉट मालवा व भृगुकच्छ के गुर्जरों को भी उसने पराजित किया। आगे आपको इसको कंटिन्यू करना है। देखिए पल्लव राजा महेंद्रवर्धन को पराजित किया और देखिए उसकी राजधानी कांसी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरीके से आपको लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए आपका जो है पूरा हो जाएगा। आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर आपके देख लीजिए, आपको यहाँ से पूरा स्टार्ट करना है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। आपको ये पूरा है आपका जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको लिख लेना है ये पूरा। इसके आगे जो है आपको ये पूरा लिखना, देखिए इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। आगे लिखना है आपको इस संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कंटिन्यू करना है। इस संदर्भ में ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है युद्ध में सर्वथा निर्णायक सिद्ध हुआ। हर्षवर्धन को दक्षिण विजय की महत्वाकांक्षा सदैव के लिए त्यागनी पड़ी थी इस युद्ध से। जी हाँ, पुलकेशिन द्वितीय की पूरी वीरता का वर्णन आपको इस तरीके से कर लेना है। इस युद्ध से पुलकेशिन द्वितीय के गौरव में वृद्धि हुई। उसने परमेश्वर उपाधियां धारण की। आगे लिखना है आपको पुलकेशिन ने पूर्व अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने दक्षिण कौशल कलिक के शासकों को जीता। वेगी को विजित कर पल्लवों को जीता। चोल पांड्य व केरल के राजाओं ने भी उससे संधि की। आगे लिखना आपको इसको कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। देखिए पुलकेशिन की इन विजयों का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में हुआ। उसकी गणना भारत के महान शासकों में की जाती है जिसने छोटे से चालुक्य रही को
विंध्य क्षेत्र से दक्षिण में कावेरी नदी के तट पर तक विस्तृत करके दक्षिण परमेश्वर की उपाधि धारण की। जी हाँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना, देखिए, उसने हर्ष के अहीनों को अवरुद्ध कर उसकी साम्राज्यवादी, जी हाँ, ये आपका कर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को अवरुद्ध किया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरा यहाँ तक आपको महत्वाकांक्षाओं को अवरुद्ध किया तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है तो बच्चों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर से आप श्योर हो गए। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी पेपरों को सॉल्यूशन आपके प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी भी पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर एडमिन के नंबर पर आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपने अपने सभी पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट बॉक्स में जाकर आप आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।